अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के उत्तर में एक मस्जिद में हुए विस्फोट में 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हुए। विस्फोट शाम की नमाज के दौरान खैर खाना इलाके की एक मस्जिद में हुआ। दहशतगर्द मस्जिद तक पहुंच गए हैं। दानिश्वर वक्त दर वक्त चेताने के लिए बजर दबाते रहे। अब वक्त आ गया है कि उस बजर की आवाज सुन ली जाए। आदाब, मैं हूं आतिर खान। देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। अफगानिस्तान की मस्जिद में बम धमाके से बजी अलार्म बेल्स। एक साल पूरा होने के बावजूद तालिबान सरकार की जद्दोजहद जारी। दानिश्वरों के मशवरे पर करें गौर, वरना हो जाएगी बहुत देर। उलेमाओं को चाहिए इस्लाम को नए नजरिए से देखें, खड़े करें अच्छे संस्थान। इस्लाम की खूबसूरती का आईना है जीनत खान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के उत्तर में एक मस्जिद में हुए विस्फोट में 21 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। क्या जो शख्स अपनी इबादत गाह को बम से उड़ा सकता है उसे अल्लाह वाला कहा जा सकता है? दहशतगर्दी मस्जिदों की दहलीज तक पहुंच गई और जो उन मस्जिदों को बम से उड़ा रहे हैं वो अपनी शिनाख्त इस्लाम और मुसलमानों के रहबरों के तौर पर करवाना चाहते हैं। सवाल उठता है कि क्या आप ऐसे लोगों को ये जिम्मेदारी देने को तैयार हैं? अगर नहीं तो वक्त रहते समझ लें कि आपको कौन से इस्लाम का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वो इस्लाम जिसके नाम पर लोगों को हिंसा पर उतारू किया जाता है, या फिर अमन चैन और तरक्की का मजहब ताकि आने वाली नस्लों की पहचान एक तरक्की याफ्ता कौम की तरह हो। लेकिन अगर किसी को पहला रास्ता इख्तियार करना ठीक लगता है तो वो इसके इल्ज़ाम किसी और को ना दे, क्योंकि कोई भी मुल्क या फिर कोई भी शख्स किसी से ये नहीं कहेगा कि वो अपनी मस्जिद को बम से उड़ा दे। अफगानिस्तान में तालिबान एक साल से काबिज है, लेकिन वो सरकार चलाने के लिए अब भी जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे पैमाने पर अपनी सरकार चलाना चाहते हैं जो कि आज की दुनिया को गवारा नहीं है। लेकिन तालिबान अपनी जिद पर आमादा हैं कि वो सरकार को अपने दकियानूसी हिसाब से ही चलाएंगे। तालिबान के सामने बड़ी मुसीबतें हैं। पहली, समावेशी सरकार का गठन। अमेरिका के साथ किए गए दोहा समझौते में तालिबान नेतृत्व ने आश्वस्त किया था कि वो ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें सभी तबकों और फिरकों का प्रतिनिधित्व होगा। मगर अब तक शासन में मूल रूप से पश्तून और तालिबान का ही दबदबा है। हज़ारा, ताजिक, उज़्बेक जैसे समुदाय को अब भी उचित प्रतिनिधित्व हासिल नहीं हो सका है। इतना ही नहीं, वहाँ अल्पसंख्यकों की हालत काफ़ी ख़राब है। ख़ास तौर पर सिख और हिंदू समुदाय के लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। मानव अधिकार एक बड़ा मसला तो है ही, महिलाओं को भी समान भागीदारी नहीं मिल सकी है। दूसरी चुनौती है आतंकवाद और कट्टरवाद पर नियंत्रण। तालिबान सरकार इस मोर्चे पर भी जूझती नजर आ रही है। अल-कायदा प्रमुख अल-जवाहिरी को अमेरिका ने जिस तरह से मार गिराया है, उससे तो यही संकेत मिलते हैं कि अफगानिस्तान में अल-कायदा और आईसिस जैसे आतंकी गुटों की गतिविधियों पर अब भी तालिबान नियंत्रण नहीं कर पाया है। तीसरी चुनौती आर्थिक और वित्त मुश्किलों से पार पाना है। तालिबान ने जब सत्ता संभाली थी तब अफगानिस्तान आर्थिक कठिनाइयों में डूबा हुआ था। एक साल में उसकी आर्थिक हैसियत और बिगड़ गई है। बाढ़, सूखा और बेरोजगारी जैसी मुश्किलों के साथ साथ खस्ता बैंकिंग व्यवस्था और घटता विदेशी मुद्रा भंडार भी उसे हलकान किए हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा, क्योंकि शासन व्यवस्था को लेकर अब भी तालिबान उसका विश्वास नहीं जीत सके हैं। मुल्क के अंदर ही नहीं, उसके बाहर भी अफगानियों का पलायन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। चौथी चुनौती है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करना। बेशक दुनिया भर के देश अब भी अफगानिस्तान को उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं और अपने अपने हितों के अनुरूप द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन 3 देशों के अलावा अन्य किसी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। संयुक्त राष्ट्र ने भी उसके लिए सीट आवंटित नहीं की है। अगर तालिबान समझ से काम ले और प्रैक्टिकल नज़रिया रखें तो उन्हें एहसास होगा कि दुनिया में कोई भी मुल्क पूरी तरह से इस्लाम के तौर तरीकों से नहीं चलता। जब तक वो अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक दाइश और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन उन्हें जीने नहीं देंगे। तालिबान को भी कट्टरवादी माना जाता है, लेकिन उनका कट्टरवाद दाइश और अल-कायदा की तुलना में कम दिखता है। तालिबान अफगानिस्तान तक महदूद हैं, लेकिन दाइश और अल-कायदा के मंसूबे बड़े हैं।
वो पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने पर आमादा है। पुलिस के मुताबिक हाल ही में हिंदुस्तान में भी अलकायदा से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये वो सोच है जो अपने साथ साथ हिंदुस्तान के मुसलमानों को बर्बाद करना चाहती है। इस सोच से सतर्क रहने की जरूरत है। हिंदुस्तान के जाने माने दानिश्वर सुल्तान शाहीन ने चंद सालों पहले यूएन में एक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जिहाद में मुस्लिम नौजवान जुड़ रहे हैं। हालांकि इस्लाम एक सुकून पसंद और रूहानी मजहब है, लेकिन कुछ वजूहात के चलते 8वीं और 9वीं सदी में इस्लाम की जो सोच बनी उससे बड़ा नुकसान हुआ है। उस दौरान इस्लाम को पॉलिटिकल, टोटलिटेरियन, सुप्रीमिस्ट, इंटॉलरेंट, औरतों को दबाकर रखने वाला और गैर मुल्कियों को नफरत से नज़र से देखने वाला मजहब की तरह पेश किया गया। इसी तरह की सोच आज भी कुछ हलकों में मौजूद है और इसी तरह की सोच ने दुनिया के चंद मजहबी इदारों में भी अपनी पकड़ बना ली है। उन इदारों से दाइश और अलकायदा के कट्टर सोच वाले लोग निकलते हैं। अब वक्त है कि मुस्लिम ममालिक इस्लाम के सही पहलू को देखें और दिखाएं। इस्लाम की वो तस्वीर पेश करें जो कि अमन पसंद है, इज्तिमाइयत, लोगों और औरतों को बराबरी से देखती है। इस्लाम इन्हीं बुनियादी सोचों पर दुनिया में पनपा था। इस तरफ मोरक्को और सऊदी अरब ने अच्छा काम किया है। तुर्की ने भी एक दशक चली कवायद के बाद 10,000 हदीसों में से 1600 हदीसों को चुना है। उन चुनी हुई हदीसों को हर मस्जिद और मदरसे में बांटा गया है। अमेरिका में रह रहे इस्लाम के बड़े दानिश्वर जावेद अहमद गमदी ने कहा है कि आज इस्लाम को सही नज़रिए से देखने की सख्त ज़रूरत है और जो लोग इसको बदनाम करने पर आमादा हैं उनसे होशियार रहें। ऑटोमन एम्पायर दुनिया के एक बड़े शासक थे। वो दुनिया के एक बड़े हिस्से पर काबिज भी हो गए, लेकिन बुलंदी पर पहुंचने के बावजूद भी वक्त के साथ साथ उनकी सोच नहीं बदली। उनका शासन यूरोप तक फैल गया था। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो प्रिंटिंग प्रेस विकसित हुई, जिसका यूरोप ने भरपूर फायदा उठाया। लेकिन ऑटोमन एम्पायर की जिद के चलते प्रिंटिंग प्रेस को कई 100 सालों तक अपनाया नहीं गया। मुसलमानों को इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ा। अगर प्रिंटिंग प्रेस को पहले अपना लिया जाता तो आज मुसलमानों की दुनिया में हालत बेहतर होते। वक्त के साथ अगर नहीं चला जाएगा तो वो पीछे छोड़ देता है। यूरोपीय ताकत ने ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त दी, फिर दुनिया पर अमेरिका का दबदबा बना। आज निज़ाम कुछ और है। वक्त लगातार बदल रहा है, मगर मसला ये है कि आज ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए लोग भी पुराने तौर तरीके पर चलने में ही विश्वास रखते हैं, या फिर ये कहें कि वो उसे ही फॉलो करने को समझदारी मानते हैं। डर रहता है कि अगर वो समझदारी की बात करेंगे तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। नतीजा यह है कि हम अपने बच्चों को 8वीं और 9वीं सदी के इस्लाम की तरबियत दे रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान में जमीयत उलेमा हिंद और जमात इस्लामी और साउथ इंडिया के उलेमा बेदारी पैदा कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में बहुत से उलेमा ऐसे भी हैं जिनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। हमारे सामने कई ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने इस्लाम को बदनाम करने के बजाय लोगों की नज़र में मुसलमानों की इज्जत पैदा की। जैसे 1988 में मलेशिया में स्थापित हुई संस्था सिस्टर्स इन इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम के मूल भावों के तहत अपने हक की लड़ाई लड़ी और मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण में अच्छा काम किया। जब तक हम अच्छी तरबियत देकर अच्छे संस्थान नहीं बनाएंगे, तब तक दाइश और अलकायदा जैसी सोच के चलते मुसलमानों को इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाएगा। ए खुदा, यूं रात में कोई रोया ना करे, करिश्मा कर दे कोई भूखा सोया ना करे। किसी शायर की इन दो लाइनों ने आगरा की जीनत जीशान खान को इतना परेशान किया कि वो इस शेर को हकीकत में बदलने के लिए जुट गई। आज उन्हें गरीब बस्तियों में खाने वाली दीदी के नाम से जाना जाता है। जीनत की टीम हर दिन एक बस्ती के गरीब बच्चों के लिए खाना तैयार करती है। उनका किचन में ही उनका रसोइया हरि गोपाल ये खाना तैयार करता है। इतना ही नहीं, वो गरीब बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन और मेडिकल कैंप भी लगवाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब पर वो खुद ही पैसे खर्च करती हैं। जीनत कहती हैं कि ज़रूरतमंद लोग अब उनके परिवार के सदस्य बन गए हैं, उन्हें भूखा कैसे छोड़ा जा सकता है। लॉकडाउन में भी उन्होंने सैकड़ों लोगों को भोजन दिया था। AA और BEd तक शिक्षित जीनत जीशान खान बताती हैं कि इस काम के लिए 3 लोगों की टीम बनाई है, जो हर दिन आगरा, एटा, कासगंज और आसपास के ज़िलों की मालिन बस्तियों में जाकर सर्वे करते हैं।
वहाँ जाकर देखते हैं कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। टीम ये भी देखती है कि बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं, तो जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन्हें आसपास के स्कूलों में दाखिला दिलाया जाता है। इसका खर्चा भी उनकी पहल संस्था ही उठाती है। इसी तरह से मेडिकल कैंप में डॉक्टरों की टीम जाती है जो हर मर्ज के मरीजों को देखकर उन्हें परामर्श देती है। दवाएं भी संस्था देती है और जो मरीज भर्ती होने लायक होते हैं उन्हें FH मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। जीनत जीशान खान बताती हैं कि संस्था 150 से ज़्यादा बच्चों को स्कूलों में एडमिशन दिलवा चुकी है। वो जगह जगह पौधे भी लगवाती हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करती हैं, सेमिनारों का आयोजन करती हैं। जीनत जीशान बताती हैं कि दरगाह के बाहर बैठे एक भिखारी बच्चे ने कहा था कि उसे पैसे नहीं, भोजन चाहिए। तभी से उन्होंने ठान ली कि वो ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करेंगी। तभी से भोजन की व्यवस्था कर रही हैं। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।